फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में 1000 पॉइंट के ऊपर की गिरावट आई। नैस्डैक 4% से ज्यादा क्रैश हो गया। ऐसा पावेल साहब ने जैक्सन होल की मीटिंग में क्या बोल दिया जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट ट्रिगर हो गई? क्या पूरा दुनिया का स्टॉक मार्केट का क्या पूरा आउटलुक ही बदल चुका है? क्या 18,000 के आसपास हमने अपना टॉप लगा लिया है? करेक्शन यहां से बढ़ने वाली है? ये कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स की बात करेंगे, गोल्ड सिल्वर रुपी डॉलर क्रूड ऑयल, ये सब एनालिसिस करके ये देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा, क्लियर डायरेक्शन आपको पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको मेरा आउटलुक बताऊं तो आपको पता है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। मीडियम टर्म बोलोगे तो मतलब अगर आप मेरे को 2-3 महीने का भी आउटलुक पूछोगे तो मेरे आउटलुक में कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी भी मेरा स्टैंड वही है कि हम लोग यहां से बहुत ऊपर जाने को तैयार है। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करोगे कि अगले हफ्ते में क्या होगा, अगले 10 दिन में क्या होगा, तो जो इंडिकेशन है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो जो पावेल साहब ने बातें बोली है उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे पूरा यूएस का मार्केट तो 4% डाउन था पूरे लास्ट वीक में। पूरे यूरोपियन मार्केट पे आप देखिए, पूरे यूरोपियन मार्केट भी 3 से 4% के बीच में डाउन थे। हालांकि हमारे मार्केट ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, हमारे मार्केट फिर भी 1% ही डाउन थे एज कम्पेयर टू अदर मार्केट। और इसके रीजंस हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है कि यूएस और यूरोप में एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये हम बहुत लंबे टाइम से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे चीजें रिलेटिवली बहुत ही अच्छी हैं। इसके लिए उनके 4% गिरने के बाद भी हमने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई और अब सिर्फ हम 1% गिरे हुए हैं। वही बात है, अगर आपके घर के बाजू में किसी की मौत हो रही है तो आपको रोना तो पड़ेगा ही। तो उस दुख में हम लोग 1% गिरे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता वो लोग गिरे और नहीं गिरे, तो इसके चक्कर में हम गिरे। बट ठीक है, अभी इंडिकेशन फिलहाल खराब है। अगर आप डॉलर भी देखोगे तो DXY जो डॉलर है वो अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंच चुका है, मतलब ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास पहुंच चुका है, 109 के आसपास, जो कि हमारे खराब इंडिकेशन है। जो इंडियन रूपी है वो रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 79 के आसपास वो भी पहुंच चुका है, वो भी खराब इंडिकेशन है। जो हम लोग क्रूड ऑयल की उम्मीद कर रहे थे कि एक बार क्रूड ऑयल किसी तरीके से $80 के आसपास आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो मेजर डिपेंडेंसी है वो क्रूड ऑयल पे ही है। तो अगर वो $80 के आसपास आ जाता है तो हमारे काम काफी हद तक सॉर्टेड है। बट क्रूड ऑयल भी देखिए एक 93-95 के आसपास के जोन से वापस बाउंस लेके 100 के ऊपर आ चुका है। तो अगर मैं इन सब चीजों को समरी करूं तो इसके हिसाब से अगर आने वाले हफ्ता 10 दिन की आप बात करो तो मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ता 10 दिन में आपको थोड़ा सा पेन दिखने को मिल सकता है। पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा पावेल साहब ने इस मीटिंग में क्या बोला जिसकी वजह से 1000 पॉइंट की करेक्शन आई। तो अगर मैं आपको पॉइंट डिस्कस करूं जो है, तो सबसे पहला है कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, महंगाई पर काबू पाने में समय लगेगा, महंगाई से लड़ाई में आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है, कुछ समय तक पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव रह सकती है, दरों में बड़ी बढ़ोतरी की आगे जरूरत पड़ सकती है। अब ये पॉइंट्स आप देखिए, है ना, इस पॉइंट में कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं है ना। आप सबको पता है कि वहां पे महंगाई है, वहां पे इन्फ्लेशन है। अब जो 9.1 की जो इन्फ्लेशन थी वो एक्चुअली पीक हो चुकी है। उसके बाद इन्फ्लेशन 8.7% पे आ चुकी है। वहां की जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.5% पे। तो एक बात तो पक्की है कि जो इन्फ्लेशन है वो 9.1% पे टॉप हो चुकी है। अब उसके ऊपर इन्फ्लेशन नहीं जाएगी, ऐसा पावेल साहब का भी मानना है। लेकिन इनका यह बोलना है कि जल्दी कम भी नहीं हो रही महंगाई, है ना। महंगाई आप समझिए 8-9% की महंगाई, ये यूएस के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते यूएस वाले या यूके वाले। हम लोग के पास तो 6-7% की इन्फ्लेशन हमेशा से नॉर्मल रही है इंडिया में। बट आप समझिए कि 9.1 से इसको जल्दी से कम होना जरूरी है। इंटरेस्ट रेट उनके 2.5% है। तो इनका ऐसा बोलना है कि अब ये महंगाई कम हो रही है बट धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए हमको इसको एग्रेसिवली कम करना है, इसलिए इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये जो चीज है ना, मतलब उनका कुछ स्टांस इस तरीके से था कि हम ग्रोथ को भले ही हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ना जरूरी है। तो ये जो इंस्टांस था ना, इसकी वजह से जो यूएस मार्केट ने इसको बहुत ज्यादा निगेटिव ले लिया और बहुत ही बड़ी करेक्शन यूएस मार्केट में आई। हालांकि ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए, ये पॉइंट हम ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन जब वो कॉमेंट्री में सुन रहा था ना फ्राइडे के दिन, तो उनके जो शब्द थे ना उसमें उनकी भावनाएं दिख रही थी, है ना। उसके चक्कर में ऐसा लग रहा था ना कि थोड़ा सा अलग निगेटिव बोल रहे हैं। तो ये क्लियर मतलब है कि गोइंग अहेड जो यूएस है, यूके, जो यूरोपियन मार्केट है, इनकी दिक्कतें है इनको। तो इसकी वजह से जो यूएस मार्केट थी वो 1000 पॉइंट की करेक्शन ले चुका है। अब रहा सवाल हमारी मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है। तो अगर आप देखोगे ना, तो अगर मैं आपके साथ निफ्टी का चार्ट डिस्कस करूं तो ये करीब करीब 15,200 के आसपास हमने अपना एक लो लगाया था और 15,200 से लेके हम लोग 18,000 के आसपास एक सीधी चाल में, मतलब
2 महीने के अंदर हमने ऑलमोस्ट 2800 पॉइंट्स की रैली दी हुई थी। और दोस्तों एक हम ऑलरेडी बात डिस्कस कर रहे थे कि जब इस लेवल के आसपास थे तभी हमने बोल दिया था कि निफ्टी का बॉटम लग चुका है। और यहाँ जब हम लोग थे करीब करीब 2-3 हफ्तों से मैं आपको क्लियर बोल रहा था कि 18,000 के आसपास से एक करेक्शन ट्रिगर होनी चाहिए, बिकॉज वो 18,000 का एक लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, एक वहां पे एक रेजिस्टेंस भी आ रही थी, तो वहां से करेक्शन होनी जरूरी थी। और जितना हल्ला हर ग्रुप में जो आरएसआई के बारे में मचा था आप क्लियर देख सकते हो। अब देखिए निफ्टी की आरएसआई अब कोई नहीं बोलेगा, बिकॉज निफ्टी की आरएसआई अब आ चुके हैं 60 के आसपास। ये लेवल पे जब हम लोग थे तब निफ्टी की आरएसआई 83 के आसपास थी, जो कि हिस्ट्री में हाईएस्ट थी, लेकिन अब निफ्टी की आरएसआई 60 पे आ चुकी है, तो आरएसआई तो ऑलरेडी सेटल्ड है। और आरएसआई को देखिए आप दूसरे अंदाज में भी ले सकते हो। आप समझिए कि अगर किसी इंडेक्स की आरएसआई 83 पे जा रही है, ओवरबॉट तो है, नो डाउट ओवरबॉट है, शॉर्ट टर्म में करेक्शन आनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप समझिए ना आरएसआई क्या बताती है, आरएसआई इज व्हाट, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक्चुअली एक पॉजिटिव साइन है। अगर कोई भी इंडेक्स अगर ओवरबॉट हो रहा है तो आप इंटरनल आप समझिए, ऑब्वियस सी बात है ओवरबॉट है तो थोड़ी बहुत उसको करेक्शन करना है, लेकिन ओवरबॉट हुआ क्यों, दैट इटसेल्फ शोज कि जो इंडेक्स है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। अब आरएसआई की बात कोई नहीं करेगा क्योंकि हम ऑलरेडी आरएसआई में 60 पे आ चुके हैं। करेक्शन 2 टाइप की होती है, मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, एक होती है प्राइस वाइज, एक होती है टाइम वाइज। तो अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखें तो फिबोनाची के हिसाब से जो पहली करेक्शन है, जो आइडियल करेक्शन है ना, 38% के आसपास खत्म होती है। मतलब बेसिकली जितने पॉइंट आप चले हो उसका 35% के आसपास करेक्शन खत्म होने, 35% के आसपास करेक्शन एंड होने का चांसेस है। तो अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो ये पूरी 15,200 से चालू हुई है। हालांकि ये लेवल पे मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब भी हम घूमेंगे वहां से हम लोग 700 पॉइंट की करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अगर 18,000 से घूमे तो जो 700 पॉइंट की करेक्शन होती है वो 17,300 के आसपास आती है। लेकिन अब ये जो बिहेवियर है आप देखिए कितनी फास्ट मूवमेंट हो रही है। मतलब कैंडल्स आप देखिए 2-2, 3-3, 400 पॉइंट की तो करेक्शन, मतलब एक दिन में मूवमेंट बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है। तो ये जो बिहेवियर है, जिस तरीके से मार्केट गिरी है, जिस तरीके से मार्केट बढ़ी है, तो इसकी वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो करेक्शन है 17,300 के भी नीचे जा सकती है, बिकॉज फ्राइडे के दिन जो यूएस का स्टांस था वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो अगर आप इसको अगर इलियट वेव के टर्म में पढ़ोगे तो ये एक ए वेव बन जाएगी, ये बी बन जाएगी, अब एक सी बननी यहाँ पे नीचे बनेगी। तो इसका मतलब है अगर मैं आपको चार्ट पे बताऊं तो ये देखिए ये एक ए वेव बन गई, ये बी वेव बन गई और एक सी बननी है। अगर ये बी वेव इसके आसपास बनती, 18,000 के आसपास बनती, तो बी स्ट्रांग हो जाती, और बी स्ट्रांग का मतलब है कि फिर ये जो लो है ना वो नहीं करता, तो ये ए बन जाती। अगर ये बी यहां तक बन जाती तो ये लो फाइनल हो जाता। बट अब ये जो है ना बी, ये बी इतनी स्ट्रांग नहीं, इसका मतलब है ये जो लो है 17,340 के आसपास का लो, अब ये काफी हद तक श्योर हो चुका है कि ये लो कट जाएगा, और जिस हिसाब से इंडिकेशन है कट सकता है। क्योंकि देखिए ना अगर आप सिंपल सी बात है, अगर ये 3% की गिरावट जो फ्राइडे को हुई है हमने एक्चुअली फैक्टर इन नहीं किया है, तो मतलब अगर यहां से हम 3-1% की गिरावट पकड़ते हैं तो ऑब्वियस ये बात है 17,340 के आसपास के लेवल कट जाएंगे। तो अगर इस पूरी रैली को मैं पकड़ूं जो हमने नीचे से दी हुई है, जो कि यहां से जो रैली दी हुई है, अगर इस पूरी रैली को आप पकड़ोगे तो 2800 पॉइंट की रैली है। तो 2800 पॉइंट की रैली में अगर 1/3 आप करेक्शन मानते हो, सो 1/3 करेक्शन विल बी अराउंड ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स के आसपास। तो इसका मतलब है जो 18,000 से हम गिरे तो 17,100 ये लेवल होंगे जिसके आसपास मेरे ख्याल से हमारी बॉटम लग जानी चाहिए। तो हमने पहले 17,300 की बात की थी, बट जिस हिसाब से मार्केट की यहाँ पे मूवमेंट है मेरे ख्याल से ये करेक्शन थोड़ी और ज्यादा नीचे हो सकती है। 17,000, 17,100 ये लेवल होंगे जो इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल के आसपास आपको बाय करने की सोचनी है। एक्सट्रीम पैसिमिज्म होगा लेकिन आपको इस लेवल के आसपास बाय करना चाहिए। और अगर 17,000 ब्रेक हो जाता है तो जो हमारा जो मीडियम टर्म का जो आउटलुक है, शॉर्ट टर्म का आउटलुक, मीडियम टर्म का आउटलुक तो कोई चेंज नहीं है, हम लोग बुलिश ही हैं, बट एकदम शॉर्ट टर्म की जो आउटलुक है वो थोड़ा सा हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 17,000 के वो लेवल होंगे जिसके आसपास हमको स्टेबल होना चाहिए। तो ये होगी प्राइस वाइज करेक्शन कि अगर 900 पॉइंट की करेक्शन आती है, 900,000 पॉइंट की करेक्शन आती है तो हो गया मतलब आप समझिए ना हम लोग ऑलरेडी बुल फेज में है, बुल मार्केट में है, और 38% या 1/3 करेक्शन अगर इसमें ही हम लोग बेरिश हो जाएं तब तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो ये बिल्कुल इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अगर आप प्राइस टाइम वाइज करेक्शन की बात करते हैं तो अगर आप देखोगे ये जो नीचे से मार्केट जो चली है, यहां से अगर आप देखोगे ना ये पूरी जो मूवमेंट है एक्चुअली इसको 2 महीना लगा है। तो अगर 2 महीना मतलब 8 वीक के आसपास, तो अगर इसको भी हम 1/3 करते हैं तो 2.5 वीक के आसपास, तो 2.5 वीक के आसपास ये करेक्शन एंड होनी चाहिए। अब अगर देखिए आप टॉप से 1 वीक अपना ऑलरेडी गुजर चुका है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट 17,100 के आसपास की एक बॉटम लगा ले और वो बॉटम फिर फाइनल बॉटम हो जाएगी।
क्योंकि अगर वो लगाने को मार्केट ने समझ ना 2-3 दिन ले भी लिया, इनफैक्ट मंडे ट्यूसडे का दिन ले भी लिया, तो ये हाई कटने के लिए आपको 2.5 से 3 हफ्ता लगना चाहिए। तो उस हिसाब से 1 हफ्ता तो ऑलरेडी जा चुका है। नेक्स्ट वीक में थोड़ा हम लोग बेरिश रहेंगे, उसके नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट हाई काट देती है तो परफेक्ट है करेक्शन। तो इसका मतलब है टाइम वाइज, प्राइस वाइज, सब करेक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगर मैं अपना व्यू समरी कर दूं तो सिंपल सा है, मेरा भी ऐसा मानना है कि हमको यहाँ से और गिरना है, इस लो को काटना है, 17,340 के लो को काटना है और 17,000, 17,150, 17,200, मतलब 17,200 के बीच में हमको बॉटम लगानी है। इस बॉटम को लगने के लिए 2-2.5 हफ्ते का टाइम लग सकता है। 1 हफ्ता में ऑलरेडी गुजर चुका है। नेक्स्ट वीक में मेरे ख्याल से मार्केट का काम हो जाएगा, होना ही चाहिए, क्योंकि आप समझिए इतना बड़ा, क्योंकि देखिए क्या होता है, आपको समझना है कि मार्केट हम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट चीज़ है। अब हमारी मार्केट और यूएस की मार्केट दोनों में डिफरेंस है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो डायरेक्ट कंपेयर करना कि यार यूएस में इतना बड़ा क्रैश आ गया या जो भी आ गया अब हमारे पास भी होगा, बहुत मुझे नहीं लगता इतना डायरेक्ट कोरिलेशन इतना करना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उनके सच में प्रॉब्लम है। लेकिन कैसा है कि मार्केट ना हम सबसे बहुत स्मार्ट है, ठीक है, तो उसको हमको रीड करते आना चाहिए या उसके हिसाब से अपना व्यू चेंज होना चाहिए। तो अगर मार्केट ने फ्राइडे के दिन ऐसा तोड़ा है, इतना दिखाया है, तो मंडे के दिन अपनी मार्केट में भी दिख जाएगा। तो जो भी होना है मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में ही हो जाना है, जो लो लगना है। इनफैक्ट मंडे ट्यूसडे के दिन, मेरे ख्याल से मंडे के दिन मुझे ऐसा लगता है मंडे के दिन मार्केट पूरी गिरती रहेगी नीचे, एकदम डे लो के आसपास बंद होगी अगर, और ट्यूसडे के दिन मार्केट एक बॉटम एरिया क्रिएट कर देगी। दैट बॉटम एरिया शुड बी द फाइनल बॉटम एरिया फॉर द एंटायर करेक्शन फ्रॉम 18,000 टू जो 17,000 और 17,200 के नीचे जो भी बॉटम एरिया ट्यूसडे के दिन क्रिएट हो जाएगा, मुझे लगता है वो फिर आने वाले टाइम के लिए रहेगा। देखना पड़ेगा मार्केट कैसे करती है। अगर कुछ बहुत ही पावेल साहब ने बहुत ही बुरा बोल दिया और इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, तो सिंपल बात है 17,000 मार्केट काट देगी, नीचे चली जाएगी। हमारा जो मीडियम टर्म का आउटलुक है हम उससे एग्जिट कर लेंगे। प्राइस वाइज प्राइस वाइज तो बता दिया, टाइम वाइज में मैंने आपको बता दिया 2-2.5 हफ्ता है ना, 2-2.5 हफ्ते में हाई कटेगा, है ना। इसका मतलब है कि आपका जो भी बॉटम है वो नेक्स्ट वीक में क्रिएट हो जाएगा। और हमेशा आप समझिए बॉटम जो है ना, बुल मार्केट में बॉटम ऐसे पैनिक में ही क्रिएट होते हैं, पैनिक में ही बॉटम क्रिएट होते हैं। क्योंकि क्या है, अभी आप समझिए ना, सब कोई हर कोई लेने को देख रहा है। तो अगर हर कोई लेने को देख रहा है ना, तो मंडे को समझिए किसी की हिम्मत नहीं होगी, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा पैनिक मचा होगा। तो ऐसे पैनिक में ही वो एरिया बनेंगे और मार्केट वहां से निकल जाएगी। जैसे आप ये देख सकते हो, ये जो एरिया है, ये वाला अगर पावेल साहब कुछ अच्छा बोलते तो हो सकता है ये जो बॉटम का एरिया है ना, शायद खत्म, फाइनल बॉटम बन जाती। आप देखिए इस दिन क्या हुआ मार्केट में, इतनी बड़ी गैप डाउन और मार्केट ने खींच दिया। बताइए कितने लोगों की हिम्मत हुई लेने की। हालांकि इस दिन पे, यही दिन पे हमने हमारे म्यूचुअल फंड में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका पैसा मैंने म्यूचुअल फंड में डलवाया है और उनको 1 इंस्टॉलमेंट डलवाए, 2 इंस्टॉलमेंट में हम काम करने वाले। अगली इंस्टॉलमेंट मैंने उनको बोला वेट कीजिए, नेक्स्ट वीक में मैं आपकी डलवाऊंगा। नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट के जो हिसाब से हमारी मार्केट, मेरी सोच के हिसाब से मार्केट अगर चलती है तो नेक्स्ट वीक में वो लोग और पैसा डालेंगे। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं शरिया म्यूचुअल फंड में, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आप जाइए, साइन अप कीजिए और उसके बाद मैं आपसे एक 1-to-1 कॉल करूंगा और आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे और आपको एक प्लान दे दूंगा। उसके हिसाब से आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। हमारा एक पर्सनल ग्रुप भी है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। कभी भी आप मेरे से वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज से, कॉल से। तो एक वो आपको एक मेरी तरफ से गाइडेंस रहेगा। तो जैसे मैंने आपको क्लियर बताया, नेक्स्ट वीक में मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्लानिंग के हिसाब से ऐसा कुछ मार्केट में होना चाहिए। ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन जो भी है, मार्केट का बॉटम लगना चाहिए। मतलब टाइम वाइज, प्राइस वाइज सब करेक्शन यहाँ पे खत्म होनी चाहिए। RSI भी अब सेटल हो चुकी है। तो ये गोइंग अहेड मार्केट की डायरेक्शन मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब एक आपको याद होगा 2-3 हफ्ता पहले हम लोग एक बिहेवियर डिस्कस कर रहे थे। 17,000 से 18,000 के वो लेवल है ना, ये वो लेवल है जिसके बीच में लोग अपने स्टॉक्स को काटते जाएंगे जैसे जैसे उनके रेट आते जाएंगे ना, क्योंकि लोग ऑलरेडी 2-2, 3-3, 4-4 महीने से, कोई लोग तो साल से, क्योंकि करेक्शन एक्चुअली 2018 अक्टूबर में ट्रिगर हुए, स्टार्ट हुई है। तो कई ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो साल भर से अपनी माल लेके बैठे हुए हैं, स्टॉक्स लेके बैठे, उनके रेट नहीं आ रहे। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि 17,000 18,000 के बीच में जैसे जैसे उनके रेट आएंगे ना, पहली फुर्सत में बाहर, वो बिल्कुल जो जिन्होंने 17-18,000 के बीच में लिया होगा, जब मार्केट लो पे थी ना, तब भले ही उनका पोर्टफोलियो 20, 25, 30% डाउन होगा, लेकिन उन्होंने बेचा नहीं होगा। जैसे ही रेट आएगा ना उनका स्टॉक का, पहली फुर्सत में निकल जाएंगे। उसका ये बात हम ऑलरेडी 2-3 हफ्ता पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए मैं आपको डेटा बता देता हूँ कि क्या हम सही सोच रहे थे। कि आप ये देख सकते मंडे के दिन आप देखिए, FIs ने टोटल 450 करोड़ का बेचा है और DIs ने 85 करोड़ का बेचा है, ठीक है। ट्यूसडे के दिन आप देखिए
ये देखिए, ये है फिगर 500 के आसपास, 563, ये फिगर है 215। वेडनेसडे के दिन आप देखिए 23 पॉजिटिव एफआईएस का एंड निगेटिव डीआईएस का -322। ये थर्सडे का आप देखिए फिगर 369 334, और ये फ्राइडे का फिगर आपके सामने। ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये डेटा क्लियर आपको बता रहा है ना, एफआईएस और डीआईएस कुछ कर ही नहीं रहे। एफआईएस ना देखिए ना ऑलमोस्ट डेटा न्यूट्रल ही है, इसका मतलब है जो मार्केट में, और इतने न्यूट्रल डेटा होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितनी उछल कूद हुई है। बड़ी बड़ी कैंडल्स, इतनी रेड ग्रीन जो भी है, सब बड़ी बड़ी कैंडल भी कौन बना रहा है? ट्रेडर्स बना रहे हैं, है ना, ट्रेडर्स ही बना रहे हैं ना, एफआईएस बेच रहे हैं ना डीआईएस बेच रहे हैं ना, वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे, ये ट्रेडर्स ही उछल कूद कर रहे हैं। तो सिंपल बात है, ये जो हुआ है ना प्रॉफिट बुकिंग जो आपको दिख रही है, जितने रेड कैंडल दिख रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है पता है? इसमें रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर इस मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, जो कि एग्जैक्ट इन्वेस्टर बिहेवियर हमने 2-3 हफ्ता पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। डिस्कस दोस्तों इसीलिए करता हूं ना कि आप इसको इंप्लीमेंट करो प्रॉपरली, और जो चीजें समझा रहा हूं आप उस ट्रैप में ना फंसो, क्योंकि इस मार्केट को यहां से बहुत ऊपर जाना है। अगर आप यहीं छोड़ दोगे ना, देखो बात याद रखना मेरी, जब आगे जाके 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब पीछे देखोगे ना, आपको ना हंसी आएगी खुद पे। बात याद रखना, आपको खुद पे हंसी आएगी कि अरे यार, मतलब 17,000 पे 16,000 पे क्या हम सोच रहे थे, है ना। एक पर्टिकुलर स्टॉक हो सकता है 100 पे हमने बेच दिया, वो स्टॉक आपको 300 पे दिख जाएगा, इंडेक्स आपको 30-35 हजार पे दिख जाएगा। तब जाके हंसी आएगी कि क्या किया मैंने पीछे, क्यों बेचा मैंने अपना स्टॉक्स, और अगर होल्ड किया होगा तभी भी हंसी आ रही होगी। तो ये सोचो कि यार एक टाइम पे था मैं बेचने की सोच रहा था। तो सिंपल बात है, ये जो भी व्यू है ये ट्रेडिंग व्यू है। अगर 17,000 टूट भी जाता है, मैं आपको क्लियर बताऊं, हालांकि मेरा मानना नहीं है, अगर 17,000 टूट भी जाता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ मीडियम टर्म आउटलुक फिर आपको 16,500-600 के लेवल दिखेंगे, जो कि मुझे अभी नहीं लगता दिखने वाले। बट अगर ऐसा हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एज अ इन्वेस्टर इंडिया एक ऐसी जगह पे है ना कि आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ है। इनफैक्ट जो हर वीडियो में मैं आपको डिस्कस करता हूँ, चाइना में जो प्रॉब्लम चल रही है, इनफैक्ट लास्ट वीडियो मैंने हाउसिंग वाली प्रॉब्लम डिस्कस की थी चाइना की, तो लोगों ने मुझे मैसेज किया काफी लोगों ने कि हाउसिंग वाला प्रॉब्लम चाइना में बहुत बड़ा है क्या? चाइना में हाउसिंग वाला प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत बड़ा है, बिकॉज वहां के इन्वेस्टर, ज्यादातर इन्वेस्टर एक्चुअली जो चाइना की लोकल पब्लिक है वो हाउसिंग में ही इन्वेस्ट करती है, बिकॉज चाइना की स्टॉक मार्केट ने रिटर्न ही नहीं दिया है। पिछले 10-15 सालों से चाइना की स्टॉक मार्केट में कोई भी रिटर्न नहीं है, बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी, अब उसी किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे काफी सारा पैसा हाउसिंग में लगा हुआ है, हाउसिंग में उनके पास प्रॉब्लम है। अगर आप चाइना में देखोगे ना, तो एफआईएस के टोटल 3.5 ट्रिलियन एफआईएस ने चाइना में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, जो गोरो ने। हमारी पूरी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है, और 3.5 ट्रिलियन एफआईएस ने चाइना में इन्वेस्ट किया हुआ है, और हमारे पास एफआईएस ने सिर्फ 0.7 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। आप सोचिए, आप चाइना में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर वो पैसा वहां से निकल के हमारे पास आता है, ठीक है, मैं पूरा ना बोलूं, वहां का 10-1% भी आ गया ना, तो हमारे लिए तो डबल हो जाएगा। तो आप सोचिए, गोइंग अहेड यहाँ पे मैसिव अपॉर्चुनिटी है। तो ये तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आउटलुक है, तो वही मैं क्लियर मेरा व्यू है। अगर आपने कोई भी स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया है, या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। दिस एवरी डिप शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हाँ, अगर आप छोटे में देख रहे हो तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा आउटलुक निगेटिव है, बट गोइंग अहेड नेक्स्ट वीक में मेरे ख्याल से बॉटम लग जानी चाहिए, ये मेरा व्यू है। अब अगर हम बाकी इंडाइसेस भी देखते हैं, सेम जैसा मैंने निफ्टी का बोला है, सेम स्टोरी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मूवमेंट भी ज्यादा आई थी, हो सकता है थोड़ी ज्यादा करेक्शन आ जाए। स्मॉल कैप इंडेक्स अगेन मेरा फेवरेट है, स्मॉल कैप इंडेक्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चलेगा, अब पिछले 2-3 हफ्ते से नहीं चला है, लेकिन गोइंग अहेड स्मॉल कैप वो एक एरिया होगा जिसमें बहुत ज्यादा पैसा बनने वाला है। अब इसमें भी अब देखिए, अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाई से 25% डाउन है। तो लोगों का ऐसा बोलना है ना कि स्मॉल कैप में पैसा नहीं बन रहा है ना, स्मॉल कैप इंडेक्स चल नहीं रहा। अब सिंपल बात है, आप देखिए कि जब कोविड का लो लगा है, कोविड के लो से अगर आप देखोगे ना, तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने मूवमेंट भी तो उतनी ज्यादा दी है। निफ्टी ना उतना गिरा ना उतना बड़ा। तो अब जब शेयर्स उतने ज्यादा बढ़े, 10-10 गुना जब शेयर हुए हैं, तो उनको भी अपना कंसोलिडेशन करने टाइम वगैरह लगता है। बट गोइंग अहेड स्मॉल कैप इंडेक्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छे जगह पे है, और स्मॉल कैप इंडेक्स ही मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हम लोग मार्केट में ज्यादा नहीं गिरने वाले। बिकॉज लास्ट वीक में मैं देख रहा था, इनफैक्ट मैं अपने फर्स्ट एड वाले स्टूडेंट से डिस्कस भी कर रहा था कि आप स्टॉक्स में देखिए क्या ब्रेकआउट हो रहे हैं। भैया बेयर मार्केट होगा तो अब जैसे लोग क्या बोलते हैं, लोगों का ऐसा बोलना है कि ये जो है ना, ये जो पूरी मूवमेंट है ये एक्चुअली बेयर मार्केट रैली है ना, क्योंकि बेयर मार्केट रैली ऐसी की कैरेक्टर यही होती है, बहुत शार्प होती है रैली, लेकिन बेयर मार्केट रैली है। लेकिन आप समझिए, अगर बेयर मार्केट रैली है ना, बेयर मार्केट रैली में ना स्टॉक्स में ब्रेकआउट नहीं होते। थर्सडे फ्राइडे को मैं देख रहा था, भले इंडेक्स आपकी डाउन थी, वो स्ट्रेंथ दी थी। इनफैक्ट पूरे लास्ट वीक में इंडिविजुअल स्टॉक्स में इतने अच्छे ब्रेकआउट आ रहे थे ना, दैट इटसेल्फ इंडिकेटिंग
कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। और स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप समझिए निफ्टी यहाँ से बहुत ज़्यादा टूट जाती है तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरेगा, बट स्मॉल कैप इंडेक्स या स्टॉक्स बेसिकली उनके पास गिरने की कोई जगह ही नहीं बची है। सो गोइंग एट मेरे ख्याल से मार्केट में स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। लास्ट वीक में भी इनफैक्ट मैं देख रहा था, लास्ट 1-2 दिन छोड़ के रोज खुलते हम लोग ना ग्लोबल को देख के थे कि डाउ जोन्स कहाँ है, चलो डाउ जोन्स नीचे है, चलो नीचे खुल जाते हैं। रुपया कहाँ है, वीक है, चलो कोई बात नहीं। डॉलर स्ट्रांग है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, चलो नीचे खुल जाते हैं। और दिन भर स्क्रीन पे तेजी हो रही है, दिन भर स्क्रीन पे तेजी हो रही है, हमारे आंखों में हो रही है, आंखों के सामने हो रही है, और डे हाई पे हम बंद कर रहे हैं। दैट इटसेल्फ शोइंग कि जो स्टॉक है उसमें स्ट्रेंथ है। सो इन सब की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग नेक्स्ट वीक में अपना काम कर देंगे, जो भी नीचे का काम है, और उसके बाद वही बात है, वो लेवल तोड़ भी देंगे तो इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए ना, अगर आप डाउ जोन्स की बात करते हैं, इसमें है दिक्कत, दिख ही रहा है, देखो क्लियर, आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल बनी है। इनफैक्ट अगर आप वीक का पूरा चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास डाउन है। लेकिन मैं इसको इतना वेटेज नहीं देना चाहता क्योंकि अभी हमारी सिचुएशन उनकी सिचुएशन अलग है, तो हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो गोइंग एट हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे बिहेव करते हैं, बट ये भी नहीं हो सकता कि वो लोग गिर रहे हैं हम कंटिन्यूअसली बढ़ते रहे। हाँ, आउट परफॉर्मेंस जरूर होगी, वो 4% गिरे हम 1% गिरे, हो सकता है अगर वो 1-2% बढ़ जाए हम 4-5% बढ़ जाए, आउट परफॉर्मेंस हमारी तरफ से होगी। अगर ये आप देखिए नैस्डैक, बिल्कुल अगर मतलब प्योर चार्ट देखोगे सब खराब है, सब ग्लोबल मार्केट खराब है। इनफैक्ट ये देखिए आप डैक्स का आप देखिए चार्ट, उसके बाद आप कैक का चार्ट देखिए, सब 3-3, 4-4% गिरे हुए हैं। ये चीज हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। ये जो लेवल है, ये जो शूटिंग स्टार वाली कैंडल है, इसके आसपास हमारा ऐसा मानना था कि इसको एक बार नहीं जाना चाहिए। ये अगर स्ट्रांग होता है, अगर डॉलर स्ट्रांग होता है ना, तो ये हमारे लिए पूरी इमर्जिंग मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो हम ये चाहते हैं कि ये इसके ऊपर ना जाए, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये लेवल पे ये सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ से गिरना चाहिए। इतना हाई डॉलर तो यूएस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये गिर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, डॉलर बढ़ रहा है तो इंडियन रुपी वीक हो रहा है। ये भी देखिए इस लेवल के आसपास ऑलमोस्ट आ चुका है। और आप बस समझिए कि ये इतना ऊपर आने के बाद भी हम लोग ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही हैं, 17,500-600 के आसपास हैं। अगर ये 109 के आसपास होते हैं ये डॉलर या फिर क्रूड ऑयल, सब जो खराब इंडिकेशन, हम लोग अगर 15,200, 500, 600, 16,000 के आसपास होते तो बढ़ने का चांस था। लेकिन इंडिकेशन खराब है और हम लोग हाई के आसपास है, तो करेक्शन बनती है। उसके बाद अगर मैं इंडियन इंडेक्स की बात करूं तो काफी दिनों से मैं आईटी पे बोल रहा हूं कि मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसका रीजन यही था, आईटी वाले ने ये जो लेवल है ना ब्रेकआउट कर दिए, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है, और ये सस्टेन नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसा लगता है कि आईटी में गोइंग एट अभी करेक्शन बाकी है। वैसे तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ, ये जो लेवल है मुझे लगता है आईटी इंडेक्स में आपको ये लेवल गोइंग एट दिखेंगे, वो है 24,400 के आसपास। ये देखिए, ये मतलब ये हो गया 25,200 और 24,400, ये जो दो, ये एक बेसिकली एक पूरा एक डिमांड जोन है। वहां तक मेरे ख्याल से आईटी इंडेक्स गोइंग एट आना चाहिए। हो सकता है फौरन ना आए, हो सकता है उसको थोड़ा सा टाइम लगे, बट दैट विल बी द बेस्ट लेवल आईटी इंडेक्स या फिर आईटी स्टॉक में वापस अगर आपको एंट्री करना है, सो दैट विल बी द बेस्ट लेवल। इसके लिए मैं हर बार बोल रहा था मुझे थोड़ा सा आईटी में क्लैरिटी की जरूरत है, वही चीज है। बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें भी अभी ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट वीक में पैनिक तो सभी मचेगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई सेक्टर बचेगा। और अगर आप ये देखोगे जो यूएक्स का विक्स है, एक अच्छी कैंडल बना है, हालांकि अगर ओवर ब्रॉडर वे में देखें तो कोई उतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं है। छोटे वे में अगर देखेंगे तो यूएस विक्स में ऑलमोस्ट 17% की गिरावट हुई है। फ्राइडे के दिन होनी थी, 1000 पॉइंट गिरा है। गोइंग एट उसका देखेंगे क्या इंपैक्ट होता है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें, बस ये नीचे, ये 100 के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर आप देखोगे, ये देखिए ये लेवल के आसपास उसने ब्रेक डाउन किया था, अब उसी ब्रेक जो लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं, यहाँ से अगर टूट जाए ना तो काम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस। तो अगर मैं समरी करूं पूरे एनालिसिस की, तो बोल सकता हूं आपको कि मेरा मीडियम से लॉन्ग टर्म में आउटलुक बुलिश हूं। मैं 2-3 महीने की भी आप कहानी बोलोगे तो मैं बुलिश हूं, नेक्स्ट वीक की आप कहानी बोलूं तो मैं बेरिश हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी जो जर्नी है, जो 2800 से लेके 2800 पॉइंट की जो पूरी मूवमेंट है, 15,200 से लेकर 18,000 की, अगर उसकी 1/3 करेक्शन भी पूरी होती है तो हम लोग करीब 17,000, 17,100, 17,200 टू बी 17,150 के आसपास, 17,000 से 17,200 के आसपास अपनी बॉटम हम लगा सकते हैं। अगर ये पूरी जो नीचे से लेके ऊपर की मूवमेंट आप देखोगे तो ये पूरी मूवमेंट 2 महीने की है, तो अगर उसकी भी 1/3 हम करेक्शन करें तो 2.5 हफ्ते के आसपास करेक्शन खत्म हो चुकी है। लास्ट वीक में 1 हफ्ता ऑलरेडी हमारा गुजर चुका है। तो गोइंग एड मुझे ऐसा लगता है कि मंडे या ट्यूसडे में जो भी पैनिक लो लगेगा, दैट विल बी द एंड ऑफ द करेक्शन। अभी तक ऐसा लगता है अगर हमने 17,000 को नीचे की तरफ तोड़ दिया तो जो नेक्स्ट पॉसिबल लेवल्स है वो 16,500, 16,600 के हैं, वो तब की तब देखी जाएगी। तो जो भी अगर आप ट्रेडर हैं अपने लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए।
जो भी आपकी डिसिप्लिन के हिसाब से आप काम कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। स्टॉप लॉस आप समझिए, व्यू कितना भी आपका बुलिश हो, स्टॉप लॉस जरूरी है। कितना भी कुछ भी आपको व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉप लॉस जरूरी है। 18,000 के आसपास से हमने बात की थी कि मार्केट से यहाँ से गिरनी है, 700 पॉइंट की करेक्शन होनी है, तो आप ट्रेडर हैं तो बस 18,000 के आसपास आपको बुक कर लेना चाहिए ना। ऑलरेडी आपको मैं 18,000 जाने के पहले से मैं आपको बोल रहा हूँ 17,700 800 के आसपास के हम 18,000 पे जाने वाले हैं, वहां से हमको 700 पॉइंट की करेक्शन आनी है, तो उसके आसपास आपको बुक करना ही चाहिए अगर ट्रेडर है। अगर इन्वेस्टर है तो उनकी अपनी कहानी है, पैनिक में खरीदना है आपको, इन्वेस्टर है तो पैनिक में खरीदना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो भैया कोई टेंशन नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर मुझे लगता है काफी डिटेल मैंने समझा दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीख समझ के काम करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे ऐप पे आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग मिलेंगे 24/7। वहाँ पे मैं जनरली अवेलेबल होता हूँ, मैं खुद अवेलेबल होता हूँ, तो जो भी आपके क्वेरीज होते हैं आप पूछ सकते हो, मुझे पर्सनली पूछ सकते हो अगर आप हमारे मेंबर है तो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में करना चाहते हैं, तो उसकी भी लिंक उसका भी मैंने लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए। सो दैट्स इट। अगले वीक थोड़ा संभलिए, पेन हो सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।